नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग और बातचीत दोनों की संभावनाएं बनी हुई हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का 3 दिन का अल्टीमेटम तेजी से खत्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान एक के बाद एक बातचीत के प्रस्ताव अमेरिका को दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पेच फंसा है कि बातचीत होगी तो किसकी शर्तों पर होगी, ईरान की या फिर अमेरिका की। ईरान ने 3 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है, लेकिन इसमें परमाणु कार्यक्रम पर बात के लिए छोड़ दी गई है, जिसे लेकर ट्रंप नाराज बताए जा रहे हैं। वैसे पेच अभी तक हॉर्मूज को लेकर भी फंसा हुआ है। ईरान ने इसे लेकर जो प्रस्ताव दिया है उसका समर्थन दुनिया भर के देश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की जिद के चलते हॉर्मूज संकट का हल नहीं निकल पा रहा है। जबकि ईरान तो साफ कह चुका है कि हॉर्मूज खोले बिना वो अमेरिका से बात नहीं करेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हॉर्मूज की नाकेबंदी हटाएगा अमेरिका या फिर एक बार फिर छिड़ेगी जंग। वैसे बातचीत की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं और इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। इराक में फेल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मंसूबे, अली अल जैदी पीएम पद के लिए हुए नामित, शिया गुट ने बनाया था उम्मीदवार। लेबनान में फिर शुरू होगी जंग, हिजबुल्लाह शुरू करेगा आत्मघाती ऑपरेशन, इजरायली कब्जे के जवाब में 1980 वाली टैक्टिक्स। यमन में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा यूएई, सरकार की मुख्य पार्टी इस्लाह को आतंकी घोषित करने के लिए अमेरिका से कर रहा लॉबिंग, सऊदी के साथ बढ़ सकता है टकराव। और चलते चलते में देखेंगे वैज्ञानिकों के सामने आया विशाल ऑक्टोपस का कंकाल, बदल गया समुद्री इतिहास। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका पहुंचे किंग चार्ल्स, इंग्लैंड और अमेरिका के संबंधों को करेंगे मजबूत। ट्रांस अटलांटिक तनाव के बीच काफी अहम माना जा रहा ये दौरा। चीन की चाल से भड़का नेपाल, सीमा पर दीवार बनाने को लेकर बालेन सरकार ने दी चेतावनी। चीनी निर्माण से सीमावर्ती नदियों का रास्ता बदलने का बताया खतरा। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद को लेकर आया पीएम कार्नी का बयान, कहा टैरिफ से राहत के लिए घाटे का सौदा नहीं करेगा कनाडा, लॉन्ग टर्म में देश के लिए फायदेमंद समझौते पर दिया जोर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर किया हमला, काबुल का दावा 7 की मौत, कई घायल। तालिबान के जवाबी हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। तो ईरान और अमेरिका के बीच क्या कोई समझौता हो पाएगा या फिर एक बार फिर जंग शुरू हो जाएगी? समझौता तब होगा जब बातचीत होगी, और बातचीत तब होगी जब इसके लिए माहौल होगा। बातचीत का एजेंडा तय होगा, क्योंकि कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। अमेरिका और ईरान अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ईरान ने पहले 10 शर्तों का प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक भेजा था, जिसे अमेरिका ने खारिज कर दिया। फिर ईरान ने 3 शर्तों वाला दूसरा प्रस्ताव भेजा और उसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया। इस बार ट्रंप के गुस्से का कारण ईरान का यह कहना कि उसके परमाणु कार्यक्रम पर अभी बात नहीं होगी, उसे माना जा रहा है। लेकिन दुनिया की चिंता इस वक्त हॉर्मूज को लेकर बनी हुई है, क्योंकि यहां से मालवाहक जहाज और तेल टैंकरों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है और इसका असर महंगाई पर पड़ रहा है। क्रूड की कीमत दोगुनी हो गई है, कई देशों में लॉकडाउन के हालात बन चुके हैं। लेकिन अमेरिका हॉर्मूज की नाकेबंदी खोलने को तैयार नहीं हो रहा है। वैसे ट्रंप का एक बयान जरूर इस बीच सामने आया है, जिससे बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान बात करना चाहता है तो वे हमारे पास आ सकते हैं या हमें फोन कर सकते हैं। हम लोगों को 18 घंटे की यात्रा करके मिलने के लिए नहीं भेज रहे हैं। जैसे जैसे फोन पर बातचीत के जरिए भविष्य में प्रगति होगी, पाकिस्तान इसमें शामिल रहेगा, लेकिन हम ये फोन पर करेंगे। बातचीत का प्रमुख मुद्दा परमाणु कार्यक्रम होगा। उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। ऐसे में अगर ईरान इस पर बातचीत करने को तैयार नहीं होता है, तब मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। अब ईरान की तरफ से यह साफ नहीं हो पाया है कि वो परमाणु कार्यक्रम पर बात करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह जरूर संकेत दे दिए हैं कि ट्रंप ने फोन पर बातचीत का जो प्रस्ताव दिया है, ईरान उस पर विचार करने को तैयार है। इस बीच अरागची पिछले 48 घंटों में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे। उनका बार बार पाकिस्तान जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ईरान भी जंग नहीं चाहता। वो चाहता है कि जल्दी ही कोई समाधान निकल जाए, लेकिन ईरान अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं, ये भी साफ कर दिया है। इससे पहले अरागची सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। बैठक में रूस ने ईरान का समर्थन करने का वादा किया, जिसके बाद ईरान और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है। वहीं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है
कि ईरानी लोग बातचीत करने और उसे टालने दोनों कामों को बहुत होशियारी से करते हुए दिखे हैं। वे अमेरिकियों को इस्लामाबाद बुलाकर उनको बिना किसी नतीजे के वापस भेज देते हैं। ईरान का नेतृत्व अमेरिका को अपमानित कर रहा है और अमेरिकी फंसे हुए हैं। मर्ज ने कहा कि अमेरिका युद्ध से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा। ईरान के साथ बातचीत और समझौते की कोशिश में अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। इस बीच ईरान ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में परमाणु अप्रसार संधि की 1 महीने तक चलने वाली बैठक शुरू हो गई है और बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराया गया। जिन देशों के प्रतिनिधियों को उपाध्यक्ष चुना गया है, उनमें से एक नाम ईरान का भी है। अमेरिका के भारी विरोध के बावजूद ईरान को एनपीटी के अंदर उपाध्यक्ष का पद मिला है। चुनाव में उसे 121 देशों का साथ मिला, जो ये बता रहा है कि दुनिया में ईरान का समर्थन बढ़ता जा रहा है। यह चुनाव 5 साल के लिए होता है, यानी ईरान को एनपीटी में उपाध्यक्ष का पद पूरे 5 साल के लिए मिल गया है। अध्यक्ष की कुर्सी इस बार वियतनाम को मिली है, जो चीन और रूस का करीबी माना जाता है, और अमेरिका ने इसे लेकर नाराजगी जताई है, लेकिन वोटिंग के दौरान उसे समर्थन नहीं मिला, यानी ईरान लगातार मजबूत हो रहा है। वहीं अमेरिका के सहयोगी ही अब उस पर तंज कस रहे हैं। इसके बाद अब सभी की नजरें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर टिक गई हैं कि वो क्या फैसला करेंगे, क्योंकि अमेरिका जंग की भी तैयारी कर रहा है। 3 दिन का जो अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया था, वो भी खत्म होने वाला है। ऐसे में अब ट्रंप खुद मुश्किलों से घिरे नजर आ रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे इराक में फेल हुए ट्रंप के मंसूबों की। तो इराक में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। इराकी राष्ट्रपति निजार अमेदी ने अली अल जैदी को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है और उन्हें सरकार बनाने का जिम्मा भी सौंप दिया है। इससे पहले ईरान के सहयोगी शिया दलों के गठबंधन कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, जिसके पास संसद में बहुमत भी है, उन्होंने सरकारी महल में हुई बैठक के बाद जैदी को उम्मीदवार के रूप में नामित किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति की तरफ से यह घोषणा की गई। जिसके बाद देश में नई सरकार बनाने को लेकर महीनों से चला आ रहा गतिरोध भी खत्म हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि इराक का यह फैसला अमेरिका के लिए झटका क्यों है। तो आपको याद होगा कि इससे पहले कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी का समर्थन किया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन मलिकी को ईरान के बहुत करीब मानता है और मौजूदा वक्त में अमेरिका और ईरान के बीच हालात ऐसे हैं कि कब दोबारा जंग छिड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और अगर इन हालात में कोई ईरान समर्थक नेता इराक की सत्ता संभालता है, तो अमेरिका के लिए इराक के पड़ोसी ईरान से लड़ना और मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर अल मलिकी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुने जाने का विरोध किया और उनकी नियुक्ति होने पर इराक को दी जाने वाली मदद तक बंद करने की धमकी दे दी। हालांकि ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद भी अल मलिकी अपने रुख पर कायम रहे, लेकिन बढ़ता दबाव देख आखिरकार कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने एक समझौता उम्मीदवार की तरफ रुख करने का फैसला किया और अली अल जैदी को नामित कर दिया। शिया गठबंधन ने बताया कि अल मलिकी और निवर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। इसके बावजूद ट्रंप की मंशा कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अली अल जैदी भी शिया समुदाय से ही आते हैं और आप तो जानते ही हैं कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया बहुल देश है, जहां लगभग 90% से 95% मुस्लिम आबादी शिया है। यानी भले ही अल जैदी ईरान समर्थक ना हो, लेकिन वो अपने समुदाय के हितों के खिलाफ नहीं जाने वाले। ऐसे में अमेरिका को ईरान के खिलाफ इराक से मदद की अब भी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। अल जैदी ने भी अपने नामांकन के बाद इराक को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संतुलित देश बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का वादा किया है। अब अगले 30 दिनों में वो अपनी सरकार बना लेंगे। दरअसल इराक में नामित प्रधानमंत्री को संसद में मंत्रिमंडल पेश करने के लिए 30 दिन का ही वक्त मिलता है और विश्वास मत हासिल करने के लिए 167 वोटों की जरूरत होती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के बड़े ऑपरेशन की। तो लेबनान में एक बार फिर जंग तेज होने वाली है और इस बार हिजबुल्लाह ने जो ऐलान किया है, उससे इजरायली सेना की भी नींद उड़ गई है। वैसे तो 3 हफ्तों के लिए सीज फायर बढ़ाया गया था, जिसकी घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, लेकिन यह सीज फायर कुछ घंटे भी नहीं टिक पाया और इजरायली सेना ने दोबारा हमले कर दिए। ताजा हमलों की बात करें तो इजरायली वायुसेना ने लेबनान के बेक्का घाटी और दक्षिणी इलाके में 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है, जिनमें हथियार भंडारण और लॉन्च साइट्स शामिल थी।
इजराइल का कहना है कि ये ठिकाने हिजबुल्लाह से जुड़े थे और सुरक्षा खतरे को देखते हुए कार्रवाई जारी रहेगी, यानी इजराइल सीज फायर मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में हिजबुल्लाह भी भड़क गया है। उसने भी इजरायली सेना को जवाब देते हुए दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमले किए, जिसमें 2 इजरायली सैनिक घायल भी हुए हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम ने इजराइल के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है और साथ ही लेबनान सरकार को भी खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि जो लोग इजराइल और अमेरिका के कहने पर चल रहे हैं वे ना तो लेबनान का भला कर रहे हैं और ना ही अपना। इजराइल और अमेरिका जो चीज लेबनान की सरकार से चाहते हैं वो उनके बस में नहीं है और सरकार जो इजराइल से चाहती है वो उन्हें मिलने वाला नहीं है, जिससे साफ है कि अब बातचीत की गुंजाइश नहीं रह गई है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब लेबनान की सरकार पर दबाव है कि वो बीच में आकर कोई रास्ता निकाले, लेकिन हिजबुल्लाह अब दोबारा जंग की तैयारी में दिखाई दे रहा है। अल जजीरा अरबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह 1980 के दशक की आत्मघाती रणनीति दोबारा अपनाने पर विचार कर रहा है। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने बताया कि हम एक बार फिर 1980 के दशक की टैक्टिक्स पर लौटेंगे और कब्जे वाले लेबनानी इलाके में इजराइल को पैर जमाने से रोकने के लिए आत्मघाती स्क्वाड को एक्टिवेट करेंगे, जिनका मिशन कब्जे वाले लेबनानी गांवों में दुश्मन अधिकारियों और सैनिकों से भिड़ना होगा। अगर ऐसा होता है तो हिजबुल्लाह के इस ऑपरेशन से इजरायली सैनिकों की हताहतों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद इजराइल को लेबनानी गांवों से पीछे हटने पर भी मजबूर होना पड़ सकता है। ऐसे में इजराइल के लिए लेबनान में अपनी जीत सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल मौजूदा वक्त में इजरायली हमलों से लेबनान में जितनी तबाही मची है उसे देखते हुए स्थायी युद्ध विराम की मांग ही उठ रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल इसके लिए तैयार होगा। और अब तो हिजबुल्लाह को भी मनाना मुश्किल नजर आ रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे यमन में यूएई के बड़े दांव की। तो यूएई एक बार फिर यमन में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत उसने यमन की मुख्य पार्टी इस्लाह के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। यूएई इस्लाह पार्टी को आतंकी घोषित करवाना चाहता है, जिसके लिए उसकी तरफ से अमेरिका पर दबाव बनाना भी शुरू हो गया है। न्यूज आउटलेट मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक अबू धाबी ने पिछले 4 महीने में वॉशिंगटन पर इस्लाह को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट यानी एसडीजीटी ग्रुप बताने के लिए दबाव डाला था। इससे पहले उसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कहा था कि जनवरी में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े 3 ग्रुप को टेरर ऑर्गेनाइजेशन बताना काफी नहीं था। आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत में ही वॉशिंगटन ने मुस्लिम ब्रदरहुड की मिस्र, जॉर्डन और लेबनान की ब्रांच को टेरर ऑर्गेनाइजेशन यानी आतंकी संगठन बताया था। अबू धाबी ने इसका सपोर्ट भी किया था, लेकिन वो इतने से संतुष्ट नहीं है। अब उसकी नजर इस्लाह पार्टी पर है। गौरतलब है कि इस्लाह पार्टी को मुस्लिम ब्रदरहुड की ही शाखा की तरह देखा जाता है और ये पीएलसी की मुख्य पार्टी है, जिसे सऊदी अरब का समर्थन मिला हुआ है। अब यूएई इस्लाह के खिलाफ ऐसे वक्त में खुलकर सामने आया है जब यमन में उसकी पकड़ काफी कमजोर हो चुकी है। यमन सरकार की पीएलसी यानी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल की तरफ से यूएई समर्थित गुट एसटीसी यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को बुरी तरह खदेड़ दिया गया है। आप जानते हैं कि दक्षिणी यमन में एसटीसी अलगाववादियों का गुट है, जिसे यूएई समर्थन देता है। वहीं सऊदी अरब यमन की आधिकारिक सरकार यानी पीएलसी का समर्थन करता है और जब पीएलसी ने एसटीसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया तो इस क्षेत्र में यूएई का प्रभुत्व भी घट गया, जबकि सऊदी की पकड़ और मजबूत हुई है, जिसके बाद से यूएई और सऊदी में भी तनाव बढ़ गया है। दरअसल यमन की सीमा दोनों ही देशों से लगती है। सऊदी अरब इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता है, जबकि यूएई अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए यमन के दक्षिणी बंदरगाहों और रणनीतिक ठिकानों पर नियंत्रण चाहता है। ऐसे में अगर अमेरिकी प्रशासन यूएई की मांग को मानते हुए इस्लाह पार्टी के खिलाफ कदम उठाता है तो क्षेत्र में तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। खासतौर पर यूएई और सऊदी में टकराव के हालात पैदा हो सकते हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे वैज्ञानिकों को मिले डायनासोर के जमाने के ऑक्टोपस की। तो दुनिया में अब भी कई ऐसे रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं और साथ ही अनसुलझे भी हैं, और इनके सामने आते ही लोग भी हैरान हो जाते हैं। वैज्ञानिक लगातार इन रहस्यों की खोज में जुटे हुए हैं और अब एक ऐसी रिसर्च सामने आई है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल हाल ही में एक रिसर्च सामने आई जिसमें पता चला कि करीब 10 करोड़ साल पहले समुद्र में एक बड़ा शिकारी ऑक्टोपस रहता था। इससे जुड़े कुछ शोध भी मिले हैं, जिन सबूतों से पता चला कि ये ऑक्टोपस दूसरे समुद्री शिकारियों के साथ मिलकर शिकार करते थे और समुद्र में राज करते थे।
रिसर्च के मुताबिक इस ऑक्टोपस का शरीर काफी बड़ा था, जिसकी लंबाई 19 मीटर से भी ज्यादा हो सकती थी। शोध में पाया गया कि इस ऑक्टोपस की शरीर की बनावट काफी बड़ी थी। इन प्राचीन ऑक्टोपस की अनुमानित लंबाई 7 मीटर से लेकर 19 मीटर तक के बीच होती थी और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ये अपनी इस तरह की शारीरिक बनावट से दूसरे समुद्री रेंगने वाले जीवों को मुश्किल में डाल देते थे। रिसर्च के मुताबिक शोधकर्ताओं ने माना कि यह विशाल मॉलस्क क्रिटेशियस काल के महासागरों में रहने वाले सभी जीवों में सबसे बड़े शरीर का था। यह ऑक्टोपस करीब 62 फीट लंबा था और ताकतवर मोसासौर से भी कई फीट लंबा हो सकता था। बता दें कि मोसासौर एक शिकारी समुद्री सरीसृप था, जिसे 100 से 60 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस काल के आखिरी में महासागरों का सबसे ताकतवर शिकारी माना जाता था। वो बिना रीढ़ वाले जीव का शिकार करते थे। वहीं ऑक्टोपस को लेकर की गई रिसर्च ने वैज्ञानिकों की दुनिया में तहलका मचा दिया है, क्योंकि पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ऑक्टोपस छोटे छोटे शिकार खाते हैं, लेकिन अब इस रिसर्च में सामने आया है कि यह दानव बड़े बड़े शिकार करता था, जिसके बाद अब कई वैज्ञानिक कह रहे हैं कि समुद्र की गहराइयों में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। हो सकता है कि भविष्य में और भी बड़े जीवों के सबूत मिले, जिन्हें खोजने के लिए वैज्ञानिक भी लगातार रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।